हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमें उन बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां तो बहुत अच्छे से करनी ही करनी है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि एग्जाम से पहले जितनी मेहनत हो सके कर लो, बाद में किसी को कोई पछतावा ना हो कि यार उस टाइम उस दिन टाइम था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते तो आज अच्छे मार्क्स मिल जाते। इसीलिए बाद में हमें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निबंध। ध्यान रखना, आपके एग्जाम्स में हमेशा 5 मार्क्स का निबंध तो आता ही आता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट। हिंदी सब्जेक्ट में और इंग्लिश सब्जेक्ट में दोनों में ही आपको निबंध लेखन आता ही आता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रदूषण के ऊपर निबंध। उसमें हम संकेत बिंदु बनाएंगे। ध्यान रखना, हमेशा से आपको संकेत बिंदु पर ही मार्क्स मिलते हैं। आप जिस तरीके से संकेत बिंदु यानी कि पॉइंट बनाते हैं उस पे ही आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर आपको निबंध पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निबंध प्रदूषण, सभी जानते हैं कि आप याद रखना, या तो प्रदूषण या फिर पर्यावरण प्रदूषण, दोनों पर एक ही निबंध होगा। ठीक है, चलिए तो जानते हैं सबसे पहले कि आखिर हमारे जो प्रदूषण पे संकेत बिंदु क्या बनेंगे। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि हमेशा आपको संकेत बिंदु पे ही नंबर मिलते हैं। जब भी निबंध की शुरुआत करो, कोशिश करना पॉइंट टू पॉइंट क्रमबद्ध तरीके से निबंध लिखो। ठीक है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली निबंध लिखने के लिए आपको बस एक बात याद रखना है कि आपको संकेत बिंदु पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि निबंध के पहले जैसे आप वो क्वेश्चंस लिखेंगे तो निबंध आपको वैसे विस्तृत पैराग्राफ में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन सबसे पहले आपको उसके पॉइंट बनाने हैं कि आप अपने निबंध में लिखने क्या वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक है, अब इस प्रस्तावना में हम बताएंगे कि आखिर प्रदूषण होता क्या है। प्रस्तावना भूमिका या फिर परिचय भी कहते हैं। तो उसमें आपको बताना होता है कि आप जो टॉपिक, आप जो विषय चूज किए हैं वो आखिर है क्या। फिर यहाँ पे हम जानेंगे प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के रूप। ठीक है, फिर जानेंगे प्रदूषण के मुख्य कारण और हमारे मानव जीवन पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद उपसंहार, यानी कि हम अपने इन 4 टॉपिक, 4 संकेत बिंदुओं में जो पॉइंट लिख रहे हैं, लास्ट में उपसंहार में उन्हीं का छोटा सा रूप लिखेंगे। ठीक है, छोटा सा रूप या फिर संक्षिप्त रूप। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम अपनी प्रस्तावना में लिखेंगे क्या। याद रखना, अगर निबंध लिख रहे हो तो आपको आपके टॉपिक से, यानी कि आपको अपने विषय से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। अगर आपने चूज किया है कि आप प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो आपको अपने पूरे निबंध में प्रदूषण के बारे में ही लिखना है। ऐसा नहीं करना गलती से भी कि लिख तो रहे हैं आप प्रदूषण पे निबंध, लेकिन उसके बाद आप आगे विज्ञान पे, विज्ञान के बारे में बताने लगे। इसीलिए याद रखना कि प्रदूषण का निबंध लिख रहे हो तो आपका पूरा विषय प्रदूषण पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तावना में लिखेंगे हम सबसे पहले प्रकृति के विभिन्न घटकों पर। याद रखना, प्रस्तावना लिखना बहुत जरूरी है, प्रस्तावना और उपसंहार, और उसके बाद आपका जो बीच के पॉइंट, जो बीच की विषय वस्तु होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होगा। प्रकृति के विभिन्न घटकों पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कारकों को प्रदूषक तत्व कहते हैं। ठीक है, याद रखना, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रदूषण क्या है। ठीक है, अब प्रदूषण बता रहे हो तो साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि प्रदूषक तत्व क्या है। आपको उसके बारे में हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिखनी है। ठीक है, चलो ध्यान देना, प्रकृति के विभिन्न घटकों पर विपरीत प्रभाव, विपरीत यानी कि नेगेटिव प्रभाव डालने वाले कारक को हम प्रदूषक कहते हैं, और इन्हीं क्रिया को और इस क्रिया को हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारण प्राकृतिक वातावरण में मौजूद विभिन्न घटकों की उपयोगिता प्रभावित होती है। याद रखना, आप प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं तो आप अपने लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं कि प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब आपको अपने निबंध में लिखना है। याद रखना, हमने एक निबंध लेखन का वीडियो देखा
था, वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई निबंध लिख रहे हो तो निबंध दो प्रकार के होते हैं, पहला भावात्मक और विचारात्मक। तो यहाँ पे आपको अपने विचारों को ही अपनी लेखनी में उतारना है, यानी कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं बस उनको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट एज इट इज अपने आप को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, बस उनको लिखना है। लेकिन अगर उसके बारे में थोड़ी सी हिंट आपको इन वीडियो से मिल जाती है तो ये तो बहुत अच्छा होगा। चलो तो ध्यान से देखना, आप जानेंगे कि प्रदूषण के कारण प्राकृतिक वातावरण में मौजूद विभिन्न घटकों की जो उपयोगिता है वो प्रभावित होती है। गंभीरतम परिस्थितियों में, ठीक है, गंभीरतम परिस्थितियों में इन विभिन्न घटकों का अस्तित्व यानी कि उनका वजूद भी अब संकट में है। साधारण शब्दों में प्रदूषण वह अवांछनीय, ठीक है, अवांछनीय मतलब जो हम नहीं चाहते, कहते हैं ना खेतों में अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं खरपतवार, तो अवांछनीय जो बिना चाहे अपने आप हो जाए। ठीक है, साधारण शब्दों में प्रदूषण वह अवांछनीय क्रिया है जिससे प्रकृति के प्रत्येक रूप में हानिकारक परिवर्तन होते हैं। याद रखना, ये जो प्रदूषण है उससे प्रकृति का जो प्रत्येक रूप है उनमें बहुत ज्यादा हानिकारक परिवर्तन होते हैं, यानी कि आप इसके दुष्परिणाम भी बता रहे हैं जो जीव और निर्जीव सभी के लिए विष के समान है। ठीक है, याद रखना ये जो प्रदूषण है ये जीवों के लिए साथ ही साथ निर्जीवों के लिए विष यानी कि ये जहर के समान है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि प्रदूषण के रूप क्या है, या फिर आप प्रदूषण के प्रकार भी कह सकते हैं। तो प्रदूषण के रूप, वातावरण में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने भी देखा होगा, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी कि जहाँ पे पानी, जल पानी, तो पानी में जो प्रदूषण हो रहा है आप उसके बारे में बता सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि यानी कि शोर के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है तो आप उसके बारे में भी 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं। अब आया है वायु प्रदूषण। तो सबको पता है कि आजकल वायु में कितनी ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है कि लोग सांस लेने तक में उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, और ये भी बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में होता है। ये सब आप अपनी प्रदूषण के वाले विषय वाले निबंध में आप ये सब बातें पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मृदा प्रदूषण, तो आप बता सकते हैं कि आजकल खरपतवार और बहुत सारे ऐसे कीटनाशक प्रयोग में लाए जा रहे हैं जिनकी वजह से मृदा प्रदूषण हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण से हमारा अगर जो मिट्टी होगी उसमें ही प्रदूषण होगा, तो मिट्टी में जो चीजें उगाई जाएंगी उनमें भी प्रदूषण होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अपने निबंध में लिख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले कि जल प्रदूषण में आपको जो 2 से 3 लाइन लिखनी है वो क्या होंगी। तो लिखा है घरों से निकलने वाला दूषित पानी। ठीक है, आप सबको पता होगा, हम लोग सुनते आए होंगे कि पानी को हमेशा साफ और स्वच्छ पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए, कहते हैं ना। तो जो दूषित पानी होता है वो सबके लिए हानिकारक है। तो कहा है कि दूषित पानी बहकर नदियों में जाता है। हमारे यहाँ पानी का जो स्रोत वो क्या है, नदियों से ही तो सभी जगह पानी आता है। तो जो हमारे घरों का जो दूषित पानी है वो नदियों में जाके मिल जाता है। फिर कहा है कल कारखानों के कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थ भी नदियों में ही छोड़े जाता है। ये तो हमारे देश की बहुत गंभीर समस्या है कि जो भी कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है, इनका जो भी गंदा पदार्थ होता है वो भी हम लोग नदियों में ही बहा देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा जल है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। कृषि में उपर्युक्त उर्वरक और कीटनाशकों से भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। यहाँ इसमें बताया गया भूमिगत जल यानी कि जो जमीन के अंदर का जो जल है वो भी कृषि में हम लोग लगातार और भी ज्यादा अच्छी उपज के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो इन सब से हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब के लिए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में खुद ब खुद पॉइंट आते जाएंगे। जैसे ही आप निबंध लिखेंगे तो आपके दिमाग में खुद ब खुद चीजें आती जाएंगी कि भाई जल प्रदूषण इसके कारण होता है, जल प्रदूषण से ये प्रभाव होता है, इस तरीके से ये मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम वायु प्रदूषण पे। हमने जाना है कि प्रदूषण के रूप, प्रदूषण के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। अब इन प्रकारों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे
लिखा है कारखानों की चिमनी और सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलते धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये गैस के बारे में तो सबने सुना होगा कि ये जो लगातार हमारे जो वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनसे एक जहरीली गैस निकलती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखना, आपको अपने निबंध में ये सब भी लिखना है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से निबंध को लिखेंगे तो आपका जो टीचर जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपके निबंध से इंप्रेस होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। बशर्ते आपको निबंध लिखना बहुत व्यवस्थित तरीके से है। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से यानी कि क्रमबद्ध तरीके से आपको पहले बताना है प्रदूषण क्या है, प्रदूषक तत्व क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या है, फिर प्रदूषण का प्रभाव क्या है, ये सब आपको अपने निबंध में बताना ही बताना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि जो वाहनों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है तो उससे ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि खतरनाक गैसें निकलती हैं। ठीक है, और ये जो सभी गैसें हैं ये क्या है, ये हमारे वायुमंडल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब चूंकि ये जो भी गैसें हैं ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो अब ये जब हमारी वायु में मिलती हैं तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो वायुमंडल है वो भी प्रदूषित होगा। ठीक है, लिखा है कि इससे हमारे सेहत पर यानी कि हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब जानते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दमा, खसरा, टीबी, डिप्टीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि रोग वायु प्रदूषण के कारण ही है। याद रखना, निबंध में अगर आप ये बता रहे हो कि जल प्रदूषण के कारण ये रोग होते हैं, वायु प्रदूषण के कारण ये रोग होते हैं, ये तो इससे आपका जो निबंध है बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगा। यानी कि आपके टीचर को लगेगा कि हाँ, बच्चे को जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में पता है। ठीक है, तो आपको ये सब लिखना जरूरी है। चलिए, अब जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है मनुष्य की सुनने की क्षमता यानी कि सुनने की शक्ति की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। उससे ऊपर की जो सारी ध्वनियां होती हैं, उससे जो तेज ऊंचा जो होता है वो आपको बहरा बनाने के लिए काफी है। ध्यान पर आप लोगों ने ध्यान देगा होगा तो हम लोग अक्सर ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं, तो हम लोग एक स्पीड तक, एक आवाज तक ही गाने सुन पाते हैं। उससे अगर हम तेज आवाज में गाने सुन रहे हैं तो इससे हम बहरे भी हो सकते हैं। ठीक है, लिखा है मशीनों की तीव्र आवाज, ऑटोमोबाइल से निकलती तेज आवाज हमारे स्वास्थ्य पर यानी कि हमारे हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इनसे होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। याद रखना, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है और ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। लिखा है इससे यानी कि ध्वनि प्रदूषण से पागलपन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बहरापन आदि समस्याएं होती हैं। तो सभी जानते हैं कि अगर हम लोग एक लिमिट से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं तो उससे हमारा जो दिमाग है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारे सिर में दर्द होने लगता है। तो आपको अपनी ये सारी समस्याएं निबंध में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखनी है। याद रखना, निबंध में आपको पूर्ण विराम, अल्पविराम, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपका जो वाक्य है, जो एक सेंटेंस है, आपको उस सेंटेंस को ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बहुत ही छोटा रखना है, लेकिन उसको व्यवस्थित रखना है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या होता है। हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि खेती में अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। तो हम देखते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा खेती करने के चक्कर में आजकल बहुत ज्यादा हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग कर लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। अगर मृदा प्रदूषण होगा तो हमारा जो भूमिगत जल स्तर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो उससे जल प्रदूषण भी होगा। आगे लिखा है साथ ही प्रदूषित मिट्टी में उपजे अन्न खाकर मनुष्यों एवं अन्य जीव जंतुओं के सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर गंदगी वाला जो अन्न है, अगर हम प्रदूषित मिट्टी में उगाए गए अनाज को खाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे शरीर पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो हम बीमार पड़ेंगे। लिखा है इसकी सतह पर बहने वाले जल में भी यह प्रदूषण फैल जाता है। यानी कि अगर मृदा प्रदूषण हो रहा है तो मृदा प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि प्रदूषण के कारण क्या है।
ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जो प्रदूषण है, आखिर इस प्रदूषण के लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या है। हम लोग आए दिन न्यूज में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं कि वायु का स्तर लगातार बढ़ रहा है, यानी कि वायु में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर इनका कारण क्या है, ये सबसे वैलिड पॉइंट है, आपको अपने निबंध में ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलिए, तो प्रदूषण का सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। अगर लगातार जनसंख्या वृद्धि होगी तो उससे भी प्रदूषण होगा। फिर लिखा है स्रोतों का अनियंत्रित दोहन करना। हमारे पास जो भी स्रोत है उनको हम एक अनलिमिटेड तरीके से उनका दोहन करते हैं। ठीक है, फिर आपका आर्थिक विकास, फिर आपका परिवहन विस्तार। अगर आपका परिवहन विस्तार होगा, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा वाहनों का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे वायु प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, अगर ज्यादा वायु प्रदूषण होगा तो एक वक्त के बाद हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब भी प्रदूषण फैलता है तो हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कि वाहनों का कम से कम प्रयोग करो। ठीक है, तो ये सब बातें आपको अपने निबंध में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखनी है। चलिए, अब है आधुनिक तकनीकों का प्रसार। जनता का अशिक्षित एवं गरीब होना, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि अगर जनता प्रदूषण के बारे में जागरूक होगी ही नहीं तो प्रदूषण को वो रोक कैसे पाएगी। इसीलिए जनता को इसके बारे में जानना, उसके बारे में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। फिर लिखा है उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। अगर हम उर्वरकों का बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे हमारा मृदा प्रदूषण तो होगा, साथ ही साथ हमारा जल प्रदूषण होगा और इससे लगातार जो मानव जीवन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। फिर लिखा है वनों का विनाश। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वनों का लगातार विकास होगा, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधों को हम लगातार काटते चले जाएंगे, अगर उनका विनाश होगा तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो वायु प्रदूषण है ये भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आपको अपने निबंध में जरूर लिखना है प्रदूषण के कारण। अब जानते हैं कि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, तो लिखा है प्रदूषण के प्रभाव अलग अलग घटकों पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो कि मुख्यतः प्रदूषण के कारण और प्रदूषण की अवधि यानी कि उसकी जो सीमा होती है, उसका जो टाइम होता है, उस पर निर्भर करते हैं। जैसे कि कई बार वायु में प्रदूषण का स्तर आंशिक यानी कि छोटा होता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा होता है कि कभी कभी वायु सांस लेने के लायक भी नहीं होती। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि कभी कभी जो वायु प्रदूषण होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन वो वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि हमारे लिए उस माहौल में सांस लेना भी दूभर हो जाता है। फिर लिखा है यानी कि इस समय प्रदूषण का प्रभाव जो है वो चरम पे होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक इसी तरह प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक भी प्रदूषण के प्रभाव को अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। इस बात से हमें तो ये तो पता चल गया कि ये जो प्रदूषण है ये जितना ही प्रकृति पर निर्भर है उतना ही ये मानव के द्वारा जनित कार्यों के कारण भी प्रदूषण होता है। याद रखना जो प्रदूषण कैसे होता है, लिखा है इसमें कि इसी तरह प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक भी प्रदूषण के प्रभाव को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे कि जानते हैं प्राकृतिक कारणों से हुआ जल या वायु का प्रभाव अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए। जो प्राकृतिक कारणों से जो जल और वायु प्रदूषण होता है ये बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन जो मानव जनित कारक है उनके द्वारा जो प्रदूषण होता है वो विभिन्न घटकों पर दीर्घकालीन यानी कि बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव होता है और वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो प्रदूषण है वो किस तरीके से मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हमने अभी जाना कि प्रदूषण से जीव और निर्जीव सभी वस्तुओं पर, सभी चीजों पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट यानी कि हानिकारक परिणाम चल रहे हैं। वैसे अगर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स का, बहुत ज्यादा नंबर का अगर प्रदूषण आए तो आप प्रदूषण में लिख सकते हैं कि प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती हैं, प्रदूषण के क्या क्या दुष्परिणाम है। आप एक ये और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि प्रदूषण से क्या क्या दुष्परिणाम है, तो आप सब कुछ उसमें बता सकते हैं कि ये बीमारियां हो जाती हैं और इस तरीके से जो मानव जीवन है वो अत्यधिक प्रभावित
हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं हम इसका उपसंहार क्या होगा। याद रखना, उपसंहार में वही लिखना है जो आपने अपने पूरे निबंध में लिखा है, उसी का छोटा रूप यानी कि उसी का संक्षिप्त रूप आपको उपसंहार में लिखना है। उपसंहार यानी कि कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं, या फिर परिणाम। किनका परिणाम क्या होगा, तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा है प्रदूषण को रोकना बहुत अहम है। अहम मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्यावरणीय प्रदूषण आज की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो हम जानते हैं कि ये जो समस्या है ये विश्व स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारे जो भी चीजें हैं वो लगातार हमारे लिए हानिकारक हो रही। ठीक है, लिखना है पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी प्राणी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। अगर कि प्रदूषण हो रहा है तो इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी है वो भी, कोई भी प्राणी इससे बच नहीं सकता। अतः अगर हम समय रहते प्रदूषण को नियंत्रण में ले आए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी का जीवन हमारे कारण खतरे में पड़ा है, अतः इनके जीवन की रक्षा भी हमें ही करनी है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण मानव जनित चीजों से फैलता है, तो ये हमारा काम है, हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम प्रदूषण को फैलने से रोकें। अगर प्रदूषण होगा तो इससे पेड़ पौधे, पशु पक्षी इन सबका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। फिर लिखा है इनके जीवन की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। इनके अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व संभव है। अगर पशु पक्षी और पेड़ पौधे रहेंगे तो इनसे ही हमारा जीवन संभव है, और अगर इनका अस्तित्व रहेगा तब ही हमारा अस्तित्व रहेगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर आपको निबंध लिखना है तो उसमें सबसे वैलिड पॉइंट है कि आपको संकेत बिंदु लिखनी ही लिखनी है। संकेत बिंदु पहले बना लेना, फिर उन बिंदुओं पर आप 4 से 5 लाइन लिख सकते हो। और एक बात याद रखना, निबंध दिया गया होगा आपको तो सबसे पहले उसमें लिखा होगा कि शब्द सीमा, यानी कि निबंध जितने शब्द सीमा दी गई है, जितनी वर्ड लिमिट दी गई है, मान लो दिया हो 300 से 400 शब्दों में एक निबंध लिखिए, तो आपको उस वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको हमेशा संकेत बिंदु निबंध में बनाने हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग निबंध को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।